नमस्कार। हिंदी शिक्षालय में आपका स्वागत है। आदिकाल हिंदी साहित्य का वह पहला चरण जो अपनी अद्वितीय प्रवृत्तियों के कारण इतिहास में एक अलग स्थान रखता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही काल में वीरता की हुंकार और श्रृंगार की कोमलता कैसे एक साथ रची गई? आज के इस वीडियो में हम आदिकाल की बुनियादी नींव यानी उसकी प्रमुख विशेषताओं को गहराई से समझेंगे। हम जानेंगे क्यों आश्रयदाता राजाओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा इस काल की पहचान बनी, वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का मिश्रण क्यों हुआ, डिंगल और पिंगल जैसी विशिष्ट भाषाओं का प्रयोग किस तरह हुआ। अगर आप आदिकाल को परीक्षा की दृष्टि से या ज्ञान की दृष्टि से पूरी तरह से आत्मसात करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए मास्टर कुंजी है। तो देर किस बात की, अपनी कॉपी और पेन निकाल कर तैयार हो जाइए, क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं आदिकाल की विशेषताओं का विस्तृत विश्लेषण। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहली विशेषता देखेंगे, दरबारी साहित्य। आदिकालीन साहित्य रचने वाले कवि प्रायः दरबारी कवि थे। अपने सुख के लिए नहीं बल्कि अपने स्वामी के सुख के लिए काव्य की रचना की है। प्रायः तत्कालीन सभी राजपूत राजाओं के दरबारों में आश्रित चारण या भाट रहते थे, जो अवसर आने पर अपने राजाओं की प्रशंसा व उनके युद्ध कौशल का चित्रण करते थे। अतः आदिकालीन साहित्य को दरबारी साहित्य भी कहा जाता है। आगे देखेंगे, अगली विशेषता है ऐतिहासिकता का अभाव। इस युग में ऐतिहासिक व्यक्तियों के आधार पर चरित काव्य लिखने का चलन हो गया था, जैसे पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, कीर्तिलता आदि। यद्यपि इनमें प्रामाणिकता का अभाव है, इस काल के कवियों ने अपने आश्रयदाताओं का अपनी कल्पना से अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है, जिसमें न ऐतिहासिक तथ्य है और न सत्यता। इन कवियों के चरित्र नायक ऐतिहासिक तो हैं, लेकिन कवियों द्वारा दिए गए घटनाओं के क्रम, विभिन्न नामावली, संवत तथा तिथियां संदिग्ध हैं, जिसमें ऐतिहासिकता का अभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अतः इनमें इतिहास की अपेक्षा कल्पना अधिक मिलती है। आगे देखते हैं, अगली जो विशेषता है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आदिकालीन साहित्य के चारण कवि राज्याश्रित कवि थे। अपने आश्रयदाताओं का यशोगान करने से इन्हें मान तथा धन की प्राप्ति होती थी। इसलिए इस काल के कवियों ने आश्रयदाताओं का काल्पनिक तथा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। इतना ही नहीं, इन कवियों ने अपने आश्रयदाताओं को देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ बताया है। इससे यही स्पष्ट होता है कि अपनी जीविका तथा स्वार्थ हेतु अपने आश्रयदाताओं की मिथ्या प्रशंसा की है। अतः इन कवियों ने आश्रयदाता की धर्मवीरता, शौर्य, यश, ऐश्वर्य आदि का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। आगे अगली विशेषता देखेंगे, वीर रस की प्रधानता। यह सर्वमान्य है कि इस काल में वीर रस की रचनाएं अधिक हुई हैं, इसलिए इस काल को वीरगाथा काल कहा गया। लेखक राजा के आश्रित थे तथा अनेक लेखकों को न चाहते हुए भी राजा की वीरता अथवा उनकी महानता और उनके भुजबल का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना पड़ता था, जिससे राजा प्रसन्न होकर रचनाकारों को प्रोत्साहन देता था, जिससे उनकी जीविका चलती थी। सभी रासो ग्रंथ वीर रसात्मक ग्रंथ हैं। वीर रस के प्रधानों का कारण यह है कि उस समय युद्ध के बादल चारों ओर मंडरा रहे थे, अर्थात विदेशी आक्रमण निरंतर हुआ करते थे और साम्राज्य के विस्तार के लिए राजा एक दूसरे के प्रति निरंतर युद्ध किया करते थे। देश छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। राजा एक दूसरे पर आक्रमण किया करते थे, उससे राज्य विस्तार व उनकी सुंदर कन्या व सभी रानियां छीनना चाहते थे। पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो आदि ग्रंथों में युद्ध का मूल कारण रूपवती नारियों को माना गया है। आदिकाल के कुछ वीर काव्य में साहित्यिक सौंदर्य मिलता है, अधिकतर में केवल वर्णन की प्रधानता है। हम्मीर रासों में राजा हम्मीर के युद्धों का वर्णन मिलता है। परमाल रासों में राजा परमाल के युद्धों का वर्णन मिलता है। पृथ्वीराज रासों में राजा पृथ्वीराज के युद्धों का वर्णन मिलता है। युद्धों का सजीव वर्णन। वीरगाथा काव्य में वीर रस के साथ साथ कवियों ने युद्ध कौशल की प्रस्तुति अनेक रूपों में की है। आदिकाल के कवि दरबारी कवियों का प्रमुख उद्देश्य अपने आश्रयदाता व राजा की शूरवीरता तथा पराक्रम को दर्शाता रहा है। युद्धों का चित्रण इस काल की मुख्य विशेषता रही है। यह वर्णन सुंदर, सजीव एवं यथार्थ है। इसके कारण यह है कि आश्रयदाताओं के साथ कवि भी तलवार लेकर रणभूमि में उतरते थे, अतः कवियों ने युद्धों को अपनी आंखों से देखा था। इसलिए इन कवियों ने सैन्य बल, युद्ध सामग्री, योद्धाओं की आशा, निराशा, उत्साह तथा विभिन्न मनोबल या मनोदशाओं का वास्तविक वर्णन किया है।
युद्ध प्रसंगों में कवियों ने कल्पना के फूल बरसाए हैं। आदिकाल में युद्धों का सजीव वर्णन जितना मिलता है उतना और किसी काल में नहीं मिलता। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार इस काल के कृतियों का युद्ध वर्णन इतना मार्मिक तथा सजीव हुआ है कि उनके सामने पीछे के कवियों का अनुपात गर्भित किंतु निर्जीव रचनाएं नकल सी जान पड़ती हैं। इसकी अगली विशेषता है लोकाश्रित साहित्य। आदिकाल में लोकाश्रित काव्यधारा के अंतर्गत कवियों ने श्रृंगारिक एवं लोकरंजक साहित्य भी लिखा है। इन कवियों की काव्य प्रेरणा के स्रोत साधारण जन थे। ऐसे कवियों में संदेश राशक के रचयिता अब्दुल रहमान, विद्यापति पदावली के रचयिता विद्यापति तथा अनेक पहेलियों तथा दो सुखनों एवं मुकरियों के रचयिता अमीर खुसरो के नाम प्रसिद्ध हैं। अगली विशेषता है उच्च कोटि का धार्मिक साहित्य। आदिकालीन साहित्य एक बड़ा भाग धर्माश्रित साहित्य है। सिद्ध, नाथ एवं जैन मुनियों द्वारा रचित साहित्य इस युग की विशिष्ट उपलब्धि है। सिद्ध साहित्य मूलतः बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित है, जिसमें सामाजिक कुरीतियों, पाखंडों आदि पर प्रहार किया गया है। तत्कालीन भाषा को अपनी भावाभिव्यक्ति का माध्यम बनाया गया है। नाथ मुनियों ने जनमानस में अपनी विशेष छवि कायम की तथा धर्म को विकृत करने वाली परंपरागत रूढ़ियों, संस्कारों, बाह्य आडंबरों तथा पाखंडों पर कठोर आघात किया है। पतंजलि के हठयोग को इन्होंने साधना और साहित्य का आदर बनाया। परवर्ती भक्तिकालीन निर्गुण साहित्य पर इनका प्रभाव व्यापक पड़ा। जैन मुनियों द्वारा रचित साहित्य उच्च कोटि का धार्मिक साहित्य है, जिसमें मानव हृदय को स्पर्श करने वाली सहज अनुभूतियां अभिव्यक्त हैं। इन कवियों ने जनभाषा में पौराणिक चरित्र काव्य लिखे, व्याकरण शास्त्र का निर्माण भी किया। अगली जो विशेषता है वो बहुत खास है, डिंगल तथा पिंगल भाषा का प्रयोग। आदिकालीन साहित्य में डिंगल भाषा यानी कि राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश भाषा का वीर रचनाओं में प्रयोग हुआ है। इस काल के रासो ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो, खुमान रासो आदि में डिंगल भाषा का प्रयोग अधिक मात्रा में पाया जाता है। वीर रस के कठोर भावों को व्यक्त करने के लिए डिंगल भाषा का उपयोग होता था। इसे ऊंचे स्वर में पढ़ना पड़ता था। कोमल भावों की अभिव्यक्ति के लिए पिंगल भाषा यानी ब्रज मिश्रित अपभ्रंश भाषा का प्रयोग होता था। इसमें कोमल शब्दों का प्रयोग होता था। अगली विशेषता है विविध छंदों, अलंकार एवं काव्य रूप। इस काल के साहित्य में दोहा, गाथा, तोमर, तोटक, रोला, उल्लाला, साटक, कुंडलिया, आर्या आदि विविध छंदों का प्रयोग किया गया है। छंदों का विविधमुखी प्रयोग तथा कलात्मकता इस युग के साहित्य में परिलक्षित होती है। इसके साथ साथ इन कवियों ने चौपाई तथा आल्हा छंद का भी प्रयोग किया है। इस साहित्य में अतिशयोक्ति तथा उत्प्रेक्षा अलंकारों की प्रधानता है। अतः इस साहित्य में अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, यमक, उपमा, रूपक, वक्रोक्ति तथा अनुप्रास आदि अलंकारों का उपयोग अधिक मात्रा में पाया जाता है। आदिकालीन साहित्य में काव्यों के दो रूप दिखाई देते हैं। एक प्रबंध काव्य जिसमें खंड काव्य तथा महाकाव्य आते हैं। दूसरा मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य में कथा विरहित तथा अल्प रूप होता है। महाकाव्य में सर्ग या अध्याय होते हैं। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य है। इसमें 69 अध्याय यानी सर्ग हैं। मुक्तक काव्य के अंतर्गत बीसलदेव रासो आता है। अतः इस काल में प्रबंध तथा मुक्तक काव्य के साथ साथ फुटकर पद भी मिलते हैं। अगली विशेषता है हिंदी कविता का प्रारंभिक रूप। आदिकाल साहित्य की प्रामाणिकता संदिग्ध होते हुए भी उसके महत्व को भुलाया नहीं जा सकता। इसका आरंभ कविता से ही हुआ है। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में गद्य पद्य दोनों रूपों में काव्य रचना की प्रधानता थी। हिंदी से पहले की सभी भाषाएं जनभाषाएं हुआ करती थीं। वह किसी विशिष्ट जाति, समुदाय अथवा वर्ग के लिए हुआ करता था। वह साहित्यिक रूप जनसामान्य के लिए न होकर उच्च व श्रेष्ठ कुल के लिए हुआ करता था। हिंदी साहित्य में पदार्पण तब हुआ जब मुद्रण का प्रचार प्रसार हुआ, जिसके कारण एक नया पाठक वर्ग सामने आया। वह वर्ग मध्यम वर्ग था, जिसने हिंदी साहित्य को अपनाया और उसे साहित्य रूप में स्वीकार किया। हिंदी जनसामान्य की भाषा है। इसमें हम जो बोलते हैं वही लिखित रूप में भी होता है। अतः लोगों को बोलने अथवा समझने में कोई कठिनाई नहीं होती है। यह एक आम भाषा है। तो दोस्तों, ये थी आदिकाल की वे प्रमुख और निर्णायक विशेषताएं जो इस पूरे युग के साहित्य को परिभाषित करती हैं। हमने देखा कि कैसे युद्धों का सजीव चित्रण, कल्पना का मिश्रण, ऐतिहासिकता का अभाव और विविध शैलियों का प्रयोग, ये सभी तत्व मिलकर आदिकालीन साहित्य को एक जटिल लेकिन रोचक स्वरूप प्रदान करते हैं। अब मैं जानना चाहूँगी, इन सभी विशेषताओं में से आपको कौन सी विशेषता सबसे अनोखी लगी?
मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर अपनी राय ज़रूर दें। अगर इस वीडियो ने आदिकाल की विशेषताओं को समझने में आपकी सहायता की है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। अपने हिंदी साहित्य पढ़ने वाले सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हिंदी शिक्षालय को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हिंदी साहित्य के हर महत्वपूर्ण विषय पर ऐसे ही सरल और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। बेल आइकन दबाना याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में हिंदी साहित्य के एक और गहन विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।